अध्याय 49 शॉपिंग मॉल का सच। निगरानी कक्ष में 15 दिनों तक की फुटेज संग्रहीत की जा सकती है और मैं अब पिछले 7 दिनों की फुटेज निकाल रहा हूं, संतोष ने सिस्टम चलाते हुए कहा। वैसे आप पुरानी निगरानी क्यों देख रहे हैं? रोहित ने जवाब दिया, कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूं, ये देखने के लिए कि उनके साथ इन दिनों क्या हुआ। यह अजीब है। ये कौन है? ये कंपनी की नहीं लगती। मॉल पिछले कुछ दिनों से बंद है ना? यह अंदर कैसे आए? संतोष अचानक धीरे से बोला। निगरानी स्क्रीन पर एक पोशाक में एक अधेड़ उम्र की महिला दिखाई दी। आप उसे नहीं जानते? रोहित ने सावधानी से संतोष से पूछा, एक सामान्य बातचीत करते हुए। संतोष ने कहा, उसे नहीं जानता, लेकिन वह जानी पहचानी लगती है। बस ये याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। रोहित ने भी स्क्रीन पर दिख रही अधेड़ उम्र की महिला को नहीं पहचाना, क्योंकि वह केवल 2 दिन से वहां था और अभी अभी पिछले कर्मचारियों से मिला था। बस इस व्यक्ति पर नजर रखो, ये देखने के लिए कि वह मॉल में क्या कर रही है। उसे एक स्पष्ट एहसास हुआ कि फुटेज में दिख रही अधेड़ उम्र की महिला ही भूत थी, लेकिन सबूत बता रहे थे कि उसके बगल में खड़ा संतोष ही भूत था। अगर यह भूत अपनी पहचान बदल सकता तो सब कुछ समझ में आ जाता, लेकिन ये केवल एक अनुमान था जिसका कोई वीडियो प्रमाण नहीं था। उसने निगरानी वीडियो देखना जारी रखा। फुटेज में अधेड़ उम्र की महिला कुछ अजीब तरह से चल रही थी। वह लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर गई, लेकिन फिर सीढ़ियों के पास लंबे समय तक रुक गई, एक कठपुतली की तरह बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो, रोहित ने निर्देश दिया। फुटेज तेजी से आगे बढ़ी। वह अधेड़ उम्र की महिला पूरे आधे घंटे तक सीढ़ियों पर खड़ी रही और फिर अचानक चलने लगी। वह दूसरी मंजिल की ओर चली गई। उसी समय दूसरी मंजिल पर एक चेकआउट काउंटर पर कैशियर ओलिवर की आकृति दिखाई दी। ऐसा लगा कि वह ड्यूटी पर थी। ओलिवर थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी और खड़ी होकर अंगड़ाई ले रही थी। वह अधेड़ उम्र की महिला धीरे धीरे ओलिवर की ओर बढ़ी, जो अपनी कमर घुमाते हुए महिला की ओर पीट करके खड़ी थी और उसने किसी को आते हुए नहीं देखा, जब तक वह अधेड़ उम्र की महिला चुपचाप ओलिवर के पीछे नहीं पहुंच गई। इसे थोड़ा धीमा करो, रोहित ने फिर कहा। प्लेबैक की गति सामान्य हो गई। वीडियो के इस हिस्से में वह अपरिचित अधेड़ उम्र की महिला ओलिवर के पीछे लगभग 2 या 3 सेकंड के लिए रुकी, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर ओलिवर का सिर पकड़ लिया। ओलिवर को पता नहीं चला कि क्या हो रहा था, उसका शरीर बस थोड़ा सा कांप गया। एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। ओलिवर का सिर उस अधेड़ उम्र की महिला ने इतनी आसानी से हटा दिया जैसे कि वह एक प्लास्टिक की गुड़िया का सिर हो जिसे गर्दन से अलग कर दिया गया हो। न कोई चीख थी, न कोई खून, सब कुछ भयानक रूप से शांत था। ओलिवर का बिना सिर का शरीर बेजान, बिना हिले डुले खड़ा रहा, मानो जीवन चला गया हो। ये कैसे संभव है? संतोष इस पल में सदमे में था। आलिया, जो गुप्त रूप से फुटेज देख रही थी, वह भी डर से उछल पड़ी, लेकिन अपनी चीखों को दबाने के लिए उसने अपने हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। रोहित शांत रहा, उसके भाव नहीं बदले, क्योंकि वह मॉनिटर पर स्थिति का निरीक्षण करता रहा। ओलिवर का सिर लेने के बाद उस अजीब अधेड़ उम्र की महिला ने फिर अपना सिर हटाया और ओलिवर का सिर अपने कंधों पर रख लिया। अब वह अजीब अधेड़ उम्र की महिला ओलिवर बन गई थी। फिर थोड़ी देर बाद ओलिवर चलने लगी, मानो कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। वह उस अजीब महिला का सिर और अपना शरीर लेकर दूसरी मंजिल से चली गई। जिस आसानी से उसने शरीर को हटाया, उससे पता चलता था कि वह सामान्य से बहुत दूर थी। 5 दिन पहले ओलिवर एक भूत बन गई। रोहित के भाव गंभीर हो गए। अब वह समझ गया था कि ओलिवर का सिर इतना सड़ा हुआ क्यों था। अगर उसका सिर 5 दिन पहले एक भूत द्वारा बदल दिया गया था, तो समय वास्तव में मेल खाता था। जारी रखो, इस ओलिवर पर नजर रखो। ठीक है, मैं करता हूं, संतोष ने कहा, जो अब थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। निगरानी फुटेज अभी भी चल रही थी और उसने जल्दी से ओलिवर का वीडियो निकाला। 4 दिन पहले वीडियो में ओलिवर हमेशा की तरह काम पर गई, सहकर्मियों का अभिवादन किया, खाना खाया। ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि वह एक भूत थी। वह बिल्कुल एक साधारण इंसान जैसी दिखती थी, यहाँ तक कि अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत और हंस रही थी। हालांकि उसी दोपहर 4 दिन पहले सिस्टर रितिका थोड़ी बोर होकर ओलिवर सहित कुछ महिला सहकर्मियों को कपड़े आजमाने के लिए आमंत्रित करती हैं। वे चारों 5वीं मंजिल पर एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचे। चून की दुकान बंद थी, अंदर कोई नहीं था और सभी कपड़े रैक पर थे जो उन्हें आजमाने के लिए स्वतंत्र थे। इस समय सिस्टर रितिका एक पोशाक को आईने के सामने रखकर देख रही थी कि क्या वह उन पर जंच रही है। लेकिन उसी समय ओलिवर का व्यवहार अचानक अजीब हो गया। वह धीरे धीरे सिस्टर रितिका के पीछे चली गई और अपना हाथ उनके सिर की ओर बढ़ाया। तभी सिस्टर रितिका अचानक अपना सिर घुमाती हैं, कपड़े पकड़े हुए, और जाहिर तौर पर ओलिवर से कुछ कह रही थीं। निगरानी फुटेज में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन वह महत्वपूर्ण नहीं था। रोहित ने स्पष्ट रूप से ओलिवर की हरकतें रुकते हुए देखी, क्योंकि उसी समय सिस्टर रितिका घूम चुकी थी, अब ओलिवर से पीट करके नहीं खड़ी थीं।
लेकिन ये सौभाग्य ज्यादा देर तक नहीं चला। सिस्टर रितिका को कोई अंदाजा नहीं था कि ओलिवर एक भूत बन चुकी है और वह उसे एक सामान्य महिला सहकर्मी की तरह मानती रही। जल्द ही सिस्टर रितिका को एक और कपड़ा मिला और वह फिर से आईने के सामने खड़ी हो गईं। तभी ओलिवर फिर से हरकत में आई। जैसा कि उस अजीब महिला ने उसके साथ पहले किया था, ओलिवर ने पीछे से पहुंचकर सिस्टर रितिका का सिर पकड़ लिया। बस इस बार उसके शरीर में एक कठोर कंपन भी था। अजीब दृश्य एक बार फिर से सामने आया। सिस्टर रितिका का सिर हटा दिया गया। नहीं, ये सही नहीं है। अगर सिस्टर रितिका का सिर हटा दिया गया था तो वह मेरे सामने फिर से नहीं आ सकती थी। रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी, क्योंकि केवल एक ही भूत हो सकता था। यह ओलिवर और सिस्टर रितिका दोनों नहीं हो सकते थे। हालांकि अगले दृश्य में वह फिर से चकरा गया। उसने देखा कि निगरानी वीडियो में सिस्टर रितिका का सिर हटाने के बाद ओलिवर ने भी अपना सिर हटा दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ सिर बदल लिए। एक पल के लिए स्थिर खड़े रहने के बाद वे दोनों तुरंत सामान्य हो गए, जैसा कि वे पहले कर रहे थे, कपड़े आजमाने लगे। रोहित का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, यह महसूस करते हुए कि यह स्थिति उतनी सरल नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसकी नज़र तेजी से निगरानी कंसोल पर लगे मॉनिटर स्क्रीन पर घूमी। उसने पूरे मॉल में तेजी से तलाशी शुरू कर दी। अंत में उसने किसी को मॉल की 5वीं मंजिल पर एक भंडार कक्ष के दरवाजे पर खड़ा देखा। वह व्यक्ति कैमरे से पीट करके खड़ा था, जिससे उसका चेहरा साफ दिखना असंभव था। इस कैमरे से वीडियो निकालो, रोहित ने कहा। संतोष ने उस कैमरे से निगरानी फुटेज खोली। 10 मिनट पहले बॉस्टन में मास्टर हेनरी, मैनेजर मोहन, सिस्टर रितिका और अन्य लोगों ने रोनी के नेतृत्व में भंडार कक्ष में शरण ली थी। उसी समय लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर, सुरक्षा गलियारे के दरवाजे पर, विभिन्न दुकानों के सामने एक एक करके सुस्त हरकतों वाले लोग बाहर निकले, जिन्होंने रोनी और उसके समूह को घेर लिया। उनके अंदर छिपने के बाद उन लोगों ने भंडार कक्ष का दरवाजा रोक दिया, जब तक कि बहुत देर बाद कुछ हुआ और भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई, जो मॉल की 5वीं मंजिल पर कहीं गायब हो गई। ये देखकर रोहित का दिल कांप गया और उसने एक गहरी सांस ली। भूत सिर्फ एक नहीं थे, बल्कि एक समूह थे। जिन सभी के सिर बदले गए थे वे या तो भूत थे या भूतों द्वारा नियंत्रित थे। इसी पल उसने संतोष की गर्दन को देखा। उसकी गर्दन पर एक पतला लाल निशान था। वह भी उनमें से एक था। अध्याय 50, सिर बदलने की प्रक्रिया जारी। संतोष, क्या तुमने खुद में कुछ भी गलत नहीं देखा? रोहित ने गंभीरता से उसे घूरते हुए पूछा। निगरानी फुटेज में सब कुछ देखकर संतोष भी दंग रह गया था। उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ बातें उसे याद ही नहीं आ रही थीं, जैसे कि कुछ पलों में उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो गई थी। अगर वह ध्यान न देता तो ऐसा लगता कि सब कुछ सामान्य है, जैसे वह बस अपना काम कर रहा था और उसने कुछ भी असामान्य नहीं किया था। रोहित, क्या तुम कह रहे हो कि निगरानी फुटेज में उन लोगों की तरह मेरा सिर भी बदल दिया गया है? संतोष ने सदमे में उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। लगता है तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ, सुरक्षा कक्ष में आने से पहले तुम कहाँ थे? रोहित ने कहा। मैं था। संतोष ने जवाब देना शुरू किया, लेकिन फिर वह रुक गया। वह सुरक्षा कक्ष में कैसे आया? क्या वह बिजली गुल होने के बाद आया? उसने कौन सा रास्ता लिया? वह किससे मिला? उसने क्या देखा? उसे याद नहीं आ रहा था। संतोष को याद नहीं आ रहा था, या यूं कहें कि उसके पास उस हिस्से की कोई याददाश्त नहीं थी। रोहित ने कहा, तुम अपनी निगरानी फुटेज की जांच कर सकते हो। मॉल की निगरानी में आमतौर पर नाइट विजन क्षमता होती है, इसलिए भले ही बाहर की सभी लाइटें बंद हों, फिर भी तुम्हें साफ दिखाई देना चाहिए। मैं देखता हूँ। संतोष ने तुरंत अपनी निगरानी फुटेज खोजना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे वह मिल गई। समय वापस चला गया जब मास्टर हेनरी अनुष्ठान कर रहे थे। मॉल के सभी लोग पहली मंजिल की लॉबी में मास्टर हेनरी को अनुष्ठान करते हुए देख रहे थे। रोहित मजाकिया मूड में खुद को मास्टर हेनरी के अनुष्ठान में बाधा डालने से नहीं रोक पाया, जिससे कुछ बहस भी हुई। हालांकि निगरानी फुटेज में संतोष ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और सीधे चला गया। एक सुरक्षा गार्ड के जाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं उस समय पावर रूम में क्यों गया? संतोष खुद को निगरानी फुटेज में देखकर दंग रह गया। संतोष के पावर रूम में जाने के कुछ ही समय बाद मॉल की बिजली चली गई। बिजली खुद संतोष ने काटी थी। रोहित ने कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें याद नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने यह नहीं किया। देखते रहो। मॉल की सभी लाइटें बंद होने के बाद संतोष एक लकड़ी के पुतले की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा, बिना हिले डुले। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला। वह जल्द ही फिर से चलने लगा। वह मुड़ा और मॉल की पहली मंजिल पर बाथरूम की ओर चला गया। ये देखकर रोहित को एहसास हुआ कि यह पहले हुई हर घटना से मेल खाता है। जो भूत थोड़ी देर पहले बाथरूम में आया था वह संतोष ही था। असंभव, यह नहीं हो सकता। मुझे ये सब करना बिल्कुल भी याद क्यों नहीं है? संतोष अचानक खड़ा हो गया, डर से भरे चेहरे के साथ रोहित की ओर देखते हुए।
रोहित एक कदम पीछे हट गया और गंभीरता से कहा, क्योंकि जिस समय तुम्हारी याददाश्त गई थी तुम इंसान नहीं रहे थे बल्कि एक भूत थे, या किसी भूत द्वारा बदल दिए गए थे। तुम्हारी याददाश्त बरकरार रहने का एकमात्र कारण यह है कि तुम्हारा सिर अभी भी वही है, ये पूरी तरह से सड़ा नहीं है। कुछ दिनों में जब तुम्हारा सिर पूरी तरह से सड़ जाएगा तो तुम्हारी याददाश्त भी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। तो सही मायने में तुम कई दिनों से मर चुके हो। अपनी गर्दन को छुओ, सिर बदलने का निशान अभी भी वहां होना चाहिए। अगर तुम भूत नहीं होते तो वह निशान होना असंभव था। सहज रूप से संतोष ने अपनी गर्दन को छुआ। जैसे ही उसकी हथेली ने उसकी गर्दन की त्वचा को छुआ, वह छोटा सा कटा हुआ हिस्सा तुरंत खुल गया, जिसके अंदर लाल मांस दिखाई दिया, और उसी समय एक सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। वह पहले ही सड़ रहा था। असंभव, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं पहले ही मर चुका हूं। मैं साफ साफ अभी भी जिंदा और ठीक हूं। संतोष की भावनाएं भड़कने लगी। वह अपनी गर्दन पर घाव को छूता रहा, रोहित की बातों की सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसा कि उसका सिर कई दिनों पहले एक भूत द्वारा बदल दिया गया था, घाव सुरक्षित नहीं था। जैसे ही उसने इसे छुआ, कटा हुआ हिस्सा और खुल गया और उसका मांस परत परत होकर गिरने लगा। सड़ने की बदबू और भी तेज हो गई। मुझे क्या करना चाहिए? मैं मरना नहीं चाहता। रोहित, क्या तुम मेरी मदद करने का कोई रास्ता जानते हो? जैसे ही संतोष ने वास्तविकता को समझा, वह पूरी तरह से घबरा गया। उसके हाथ खून से सने थे, बदबू मार रहे थे, उसका सिर उसकी गर्दन पर हिल गया था और वह बहुत ही अजीब तरीके से रोहित की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में रोहित ने डर, विनती और निराशा देखी। मुझे खेद है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसने ईमानदारी से कहा। मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूं कि तुम्हें अपने परिवार को फ़ोन करने की याद दिलाऊं। कुछ शब्द कह दो, यही एकमात्र चीज़ है जो तुम कर सकते हो। कांपते हुए संतोष ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने अपने परिवार को फ़ोन करने के लिए अपना सिर झुकाया। हालांकि जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया, वह सिर जो हिल चुका था अब अपनी गर्दन पर खुद को सहारा नहीं दे सका। धम्म, एक भारी आवाज़ गूंजी। संतोष का सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया और फर्श पर गिर गया, टाइल्स पर कई बार लुढ़का और अंत में दीवार से टकराकर रुक गया। सिर रहित शरीर तुरंत अकड़ गया और उसके हाथ में फ़ोन की स्क्रीन अभी अभी जली थी, लेकिन अंत में कॉल कभी नहीं लगी। संतोष के सिर पर नजर डालते हुए, जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरा खून के एक भी निशान के बिना भयानक रूप से पीला था, रोहित ने अपने दिल में आह भरी। एक और व्यक्ति एक दुष्ट भूत द्वारा मारा गया था। नजर हटाते हुए उसने आलिया की ओर ध्यान दिया, जो डर से कांपते हुए दीवार के पास खड़ी थी। रोहित चलकर गया, उसके नाजुक गाल को थोड़ा सख्ती से पकड़ा और उसके सिर को दीवार से दबाया, फिर अपनी उंगली को उसकी गर्दन पर जोर से फिराया। तुम असल में एक भूत नहीं हो, रोहित ने आश्चर्य के साथ कहा। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी गर्दन पर फिसलीं, उन्होंने घाव को नहीं छुआ। आलिया, डर और गुस्से दोनों में, बोली, तुमने असल में मुझ पर भूत होने का शक किया। मुझे शक करना होगा, तुम भी इस व्यावसायिक केंद्र की एक कर्मचारी हो। कौन जानता है कि तुम्हारा सिर बदला गया है या नहीं? जिसका भी सिर बदला गया है वह एक भूत है और उस व्यक्ति को खुद इसके बारे में पता नहीं चलता। रोहित ने आलिया को छोड़ दिया। अब हम क्या करें? वे चीजें बाहर हैं, हम यहाँ से कैसे निकलें? आलिया इस स्थिति से नाराज नहीं थी, इसके बजाय उसे डर था कि रोहित परेशान होगा, और थोड़ी दयनीयता के साथ उसने उसका हाथ खींचा। रोहित ने कहा, मॉल में अभी भी लोग हैं, मैं उन्हें बाहर निकाल कर जाऊंगा और मुख्य दरवाजे की चाबियां सिस्टर रितिका के पास होनी चाहिए। हम उनसे चाबियां लेकर जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम निकलें तुम्हें यहाँ रहना होगा और इन निगरानी वीडियो को देखकर भूत की असली पहचान का पता लगाना होगा और भूत के स्रोत को ढूंढना सबसे अच्छा होगा। आह, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। आलिया चौंक गई, जल्दी से उसकी बांह को गले लगाया और जाने से इनकार कर दिया। रोहित ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे तुम्हें निगरानी पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई भूत पास आ रहा है? मैं उस भूत की अंतिम पहचान की पुष्टि कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास अब यहाँ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जल्दी ही अंधेरा होने वाला है और रात में मॉल में दृश्यता बहुत खराब हो जाएगी, जो हमारे लिए और भी नुकसानदेह है। लेकिन संतोष यहाँ है, मैं अकेली यहाँ रहने से डर रही हूँ, आलिया ने रोते हुए कहा। रोहित ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और बस संतोष की लाश के हाथों से एक फ़ोन लिया, फिर अपने खुद के उपग्रह स्थिति वाले मोबाइल पर डायल किया। फ़ोन लाइन को हर समय चालू रखो, कुछ भी होने पर तुरंत मुझे सूचित करो, और एक बात याद रखो, कभी भी किसी की ओर पीठ मत करो। भूत केवल किसी व्यक्ति के सिर को पीछे से ले सकता है ताकि उसे बदला जा सके। जब तक तुम एक भूत का सामना करती हो और सिर की दिशा गलत है, भूत तुम पर हमला नहीं करेगा। इतना कहने के बाद उसने फ़ोन आलिया के हाथ में रख दिया। मैं अभी भी बहुत डरी हुई हूँ, आलिया ने कहा। क्या तुम भूल गई कि तुमने पहले तल पर मुझसे क्या वादा किया था?
अवज्ञा मत करो, नहीं तो तुम जिंदा नहीं निकल पाओगी। तुम एक समझदार इंसान हो, तुम जानती हो कि कब क्या करना है। बस थोड़ी बहादुर बनो और ये तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। अब और समय बर्बाद मत करो, चलो काम पर लगते हैं। ये कहकर रोहित ने बिना एक शब्द और कहे निगरानी कक्ष छोड़ दिया। अरे, आलिया उसे रोकना चाहती थी, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। आलिया उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन वह तुरंत अपने कदमों पर रुक गई, क्योंकि बाहर और भी खतरनाक था। केवल उसके जैसा एक सुरक्षा गार्ड ही भूतों से भरे मॉल में घूमने का साहस कर सकता था। एक पल के लिए झिझकने के बाद उसने अपने होंठ काटे, अपने डर के खिलाफ खुद को संभाला और संतोष के फोन को मजबूती से पकड़े हुए निगरानी कंसोल की ओर चली गई। जहां तक संतोष की सिर रहित लाश और दीवार से टिके सिर की बात थी, उसने उन्हें फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? रोहित मॉल में चलते हुए अपने उपग्रह फोन में बोल रहा था। मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से पहले ही देख सकती हूँ। आलिया की घबराई हुई आवाज लाइन के दूसरे छोर से आई। अच्छा, मेरे चारों ओर किसी भी हलचल पर नजर रखो और मुझे तुरंत सूचित करो, रोहित ने शांत स्वर में कहा, जिससे आलिया को कुछ हद तक राहत मिली। रोहित ने वॉकी टॉकी स्टाइल फोन को अपनी छाती से लगाया और उस जगह की ओर बढ़ गया जहां बॉस्टन में और उनके समूह को परेशानी हुई थी। उस समूह में सिस्टर रितिका भी थी और वह एक भूत थी। 1 मिलियन यूं ही बर्बाद तो नहीं होंगे, है ना? रोहित ने मन ही मन सोचा। लेकिन इस बार अगर आलिया अच्छी तरह से सहयोग करती है तो मैं घोस्ट आई की शक्ति का उपयोग किए बिना ये पैसा बना सकता हूँ। जैसे ही उसने कार्रवाई शुरू की, मॉल के विभिन्न छिपे हुए कोनों और बंद दुकानों से एक के बाद एक परछाइयां उभरने लगीं, जो अब तक भयानक रूप से शांत था। उनके कई अलग अलग रूप थे, सभी का चेहरा पीला था, आंखें बंद थीं और उनकी हरकतें कुछ हद तक अकड़ी हुई थीं। निगरानी कक्ष से ये दृश्य देखकर आलिया डर से पीली पड़ गई। कुछ पहले ही रोहित के खतरनाक रूप से करीब थे। वे चीजें आ गई हैं। आलिया की आवाज़ कांप रही थी जब उसने चेतावनी दी। मुझे पता है, बस मेरे पास के भूतों की स्थिति बताओ, बाकी किसी भी चीज़ की चिंता मत करो और मेरी पिछली याददाश्त मत भूलो, रोहित ने कहा। उसका स्वर बहुत स्थिर था, जिसने तुरंत आलिया को कुछ हद तक शांत कर दिया। अध्याय 51, सभी लापता व्यक्ति। विशाल मॉल भयानक रूप से शांत था। कोई आवाज नहीं, सिवाय रोहित के कदमों की आहट के, जो आगे बढ़ रहा था। बाहर शाम ढल चुकी थी, खिड़कियों के शीशों से सूरज की रोशनी मॉल की धुंधली रोशनी में थोड़ी सी चमक ला रही थी। लेकिन ये रोशनी ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। एक बार जब रात हो जाती तो मॉल की लाइटें बंद होने पर यह पूरी तरह से अंधेरा हो जाता, जहां कोई अपने सामने अपना हाथ भी नहीं देख पाता। सस बाएं, तुम्हारे बाएं कोई खड़ा है, रोहित की छाती पर रखे उपग्रह नेविगेशन सेल फोन से आलिया की तनावपूर्ण आवाज प्रसारित हुई, जिसके साथ स्थिर ध्वनि थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका चेहरा पीला था और उससे सड़ने की बदबू आ रही थी, कॉरिडोर के मोड़ पर बाईं ओर शांति से खड़ा था, आंखें बंद किए, एक कठपुतली की तरह बिना हिले डुले। रोहित आगे बढ़ा, बाईं ओर देखा और उसकी आंखें चमकी। मैं उसे देख रहा हूं। वह एक तरफ हट गया और सीधे उस अधेड़ उम्र के आदमी के बगल से गुजरा। हालांकि वह आदमी हिला नहीं, यहां तक कि जब रोहित उसके सामने से गुजरा तब भी नहीं। तुम कमाल हो, तुम्हारा अनुमान सही था, ये वाकई संभव है, भूत ने तुम पर हमला नहीं किया। निगरानी कक्ष के अंदर आलिया ये देखकर अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सकी। रोहित, हालांकि, इतना खुश नहीं था। उसने कहा, नहीं, अब मुझे शक है कि ये असली भूत नहीं हैं, वे शायद सिर्फ एक भूत द्वारा नियंत्रित हैं। असली भूत कहीं छिपा हुआ होगा या किसी के अंदर होगा। समय बर्बाद मत करो। नियंत्रण कक्ष में निगरानी फुटेज 15 दिनों तक रखी जा सकती है। मैंने मॉल की स्थिति की जांच की है, घटना से लेकर मरम्मत के लिए बंद होने तक सब कुछ लगभग 10 दिनों में हुआ। अगर तुम ध्यान से खोजो भी तो तुम निश्चित रूप से स्रोत को ढूंढ सकती हो। चिंता मत करो, मुझे पता है कि अब क्या करना है, आलिया ने जवाब दिया। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसका डर कम हो रहा था। तुम्हारे पीछे उस दुकान में मैं किसी को देखती हूँ, उसने उसे जल्दी से चेतावनी दी। रोहित तुरंत मुड़कर देखा। एक दुकान के शीशे के दरवाजे के पीछे अब एक युवा और सुंदर लड़की खड़ी थी, जिसकी त्वचा काली हो चुकी थी। ये दर्शाता है कि वह कई दिनों से मर चुकी थी, ओलिव से भी ज्यादा समय से, और गंभीर सड़न शुरू हो चुकी थी। एक हल्की सी हरकत के साथ उसके कभी चमकदार काले बाल सरसराहट के साथ झड़ गए। उसकी नाक और आंखों से गाढ़ा बदबूदार तरल टपक रहा था। फिर भी ऐसा शव हाथ उठाकर शीशे के दरवाजे से बाहर रोहित की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। क्या दरवाजों के अंदर और भी हैं? रोहित का चेहरा कांप उठा और वह जल्दी से पीछे मुड़ा। वह पीछे की ओर चलते हुए एक तरफ हट गया। उनकी ओर पीठ न करके वह पहले हमला होने से बच सकता था। डर के मारे भागना निस्संदेह एक भयानक मौत का कारण बनेगा। एक पैटर्न को समझकर रोहित को लगा कि इन भूतों से निपटना इतना मुश्किल नहीं था।
रोबू की 3 वाक्यों ने वास्तव में इसे अच्छी तरह से सारांशित किया। जब तक कोई भूत के मारने के पैटर्न को तुरंत समझ लेता है, यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति भी यहाँ से बाहर निकल सकता है, रोहित ने खुद से कहा। बेशक ये केवल इस स्तर के भूतों के लिए सच था। अगर यह एक स्तर ऊपर होता, जैसे कि घोस्ट इन्फेंट का, जो अंधाधुंध मारता था, तो पहचाने गए पैटर्न 100% समय तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते थे, वे केवल जीवित रहने की संभावनाओं को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते थे। 2 भूतों से बच निकलने के बाद, जो पास आ गए थे, रोहित ने फिर से अपनी गति बढ़ा दी। वह अपने चारों ओर से आते कदमों की आहट, साथ ही लिफ्ट के भयानक संचालन की आवाज़ सुन सकता था। रोहित जानता था कि वह जिस भी दिशा में मुड़ता, विपरीत दिशा में भूत दिखाई देंगे, बस पीछे वाले दूर थे और उन्हें करीब आने में कुछ समय लगेगा। अगर वह बहुत देर तक रुकता और गिर जाता, तो यह मौत की सजा होती। बेशक रोहित की बहादुरी एक घोस्ट कंट्रोलर होने से आई थी, एक साधारण व्यक्ति कभी भी इतना लापरवाही से खेलने की हिम्मत नहीं करता। भंडार कक्ष आगे है, बाएं मुड़ो, जल्दी चलो, तुम्हारे पीछे और भूत करीब आ रहे हैं। और मैं लगातार लिफ्ट से ऊपर आते हुए भूतों को देखती हूँ। आलिया फिर से तनाव में आ गई। मैं अभी निगरानी फुटेज की जांच कर रही हूँ, जल्द ही मुझे पता चल जाएगा कि वह भूत पहली बार कहाँ दिखाई दिया। मुझे पता है, रोहित ने देखा। वास्तव में 4थी मंजिल पर लिफ्ट चली और धुंधलके में वह बस 2 लोगों को लिफ्ट में 5वीं मंजिल तक जाते हुए देख सकता था। इसके अलावा तीसरी और दूसरी मंजिल पर लिफ्ट के चलने की आवाज़ लगातार बज रही थी। रोहित ने नीचे कई जगहों पर कई छायादार आकृतियों को घूमते हुए देखा। इस मॉल में कितने लोग लापता हो गए हैं? रोहित अंदर ही अंदर कांप उठा। उसने मोटे तौर पर अनुमान लगाया, कम से कम 20 लोग, और यह संख्या अभी भी बढ़ रही थी। मॉल के हर कोने और मंजिल से उभर रही थी। हवा में सड़ने की बदबू और भी तेज हो गई थी। ये भूत वाकई अपनी जगह चुनना जानता है, ऐसे हलचल भरे मॉल को चुनना। सामान्य कारोबार में कुछ दिनों में 1 दर्जन लोगों का गायब होना ध्यान देने योग्य नहीं होता। कम भीड़ वाली जगह पर एक भूत को इतने लोगों को मारने का मौका नहीं मिलता। अब जो लोग मर गए हैं, वे मेरी समस्या बन गए हैं। सावधानी से चलते हुए वह भंडार कक्ष की ओर भागा। अभी भंडार कक्ष के बाहर एक आदमी, जिसका चेहरा भयानक रूप से स्थिर और रंगपीला था, अकड़कर खड़ा था। उसका सिर 30 के दशक के एक आदमी का था, लेकिन उसका शरीर महिला का था, जो एक लंबी स्कर्ट पहने हुए और कॉफी रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी। जाहिर है, उसका सिर बदल दिया गया था। वह आदमी सुन्न होकर दरवाजे पर जोर से मुक्का मार रहा था। हर मुक्का एक भारी हथौड़े की तरह था, जिससे तेज धमाके हो रहे थे, जो लगभग दरवाजे को तोड़ रहे थे। लेकिन आदमी की बांह पहले ही खून और मांस का एक धुंधला हिस्सा बन चुकी थी। त्वचा के टुकड़े गिर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी हड्डियां भी दिख रही थीं, जो एक असामान्य कोण पर मुड़ी हुई थीं। आखिरकार मानव शरीर दरवाजे जितना सख्त नहीं होता है, लेकिन ये सब उसकी अंदर जाने की दृढ़ता को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। भंडार कक्ष में छिपे हुए लोग दरवाजा हिलते और खुलने वाले देखकर एक एक करके डर से ठंडे पसीने में भीग गए। उनके पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। नहीं नहीं, फिर से नहीं, रोनी, तुम्हें जल्दी कुछ सोचना होगा। दरवाजा खुलने वाला है और वह चीज़ अभी भी बाहर है। वह सच में नहीं गई। मैनेजर मोहन ने डरे हुए डर में कहा। 5 मिलियन, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, बस जब तक तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बॉस्टन में अब कंजूस नहीं था। डर में कीमत चिल्लाते हुए तेजी से अपना हाथ बढ़ा रहा था। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी की जिंदगी और भी ज्यादा है। इस समय रोनी का चेहरा विशेष रूप से भयानक लग रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, जो खून से लथपथ थे और उसके दस्ताने भीग चुके थे, जिसमें से लगातार खून रिस रहा था। जमीन पर खून का जमाव अब पूरी तरह से फिर से अवशोषित नहीं हो सकता था। मैं अब इस क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं तो मैं और भी तेजी से मर जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली। अब दरवाजे पर खून का प्रवाह रुक गया था, अब और रिस नहीं रहा था, क्योंकि उसके हाथ अब उस पर नहीं लगे थे। धड़ाम 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 टिल्ड। दरवाजे से तेज आवाज फिर से शुरू हो गई। दरवाजे का फ्रेम कांप रहा था, क्योंकि ऊपर से धूल गिर रही थी। बल और भी मजबूत होता जा रहा था, जबकि वे डर में एक साथ दुबके हुए थे। एक अस्पष्ट कोने में सिस्टर रितिका, जिसने शुरू से अंत तक एक भी चीख नहीं निकाली थी या एक शब्द नहीं कहा था, धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा पीला था, उसका शरीर एक अजीब कोण पर घूम रहा था। उसने लोगों के समूह की ओर पीट करके उनका सामना किया, फिर धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए। लेकिन उसी पल बाहर से अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ जोर से जमीन पर गिर गया था। रोहित की आवाज़ बाहर से सुनाई दी, अरे अंदर के लोग, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? अगर तुम मरे नहीं हो तो दरवाज़ा खोलो, मेरे पास तुम सबको यहाँ से बाहर निकालने का एक तरीका है। क्या बाहर कोई और भी है? इस समय सबसे ज्यादा हैरान रोनी था। उसने बाहर की आवाज़ को पूरी तरह से अविश्वास के साथ सुना। मॉल में इतने भूतों के साथ कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, या अगर कोई था तो वे पहले ही मर चुके होते।
यह उस युवा सुरक्षा गार्ड की आवाज़ है। जल्दी दरवाज़ा खोलो और देखो, उससे पूछो कि क्या उसके पास सच में यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका है। बॉस तन्मय की याददाश्त अच्छी थी और उसने तुरंत रोहित की आवाज़ को पहचान लिया। नहीं, दरवाज़ा मत खोलो, कौन जानता है कि बाहर बात करने वाला इंसान है या आत्मा। मैनेजर मोहन ने दहशत में कहा। इस तरह याद दिलाया गया, रोनी का दिल भी ठंडा हो गया, तुरंत और भी गंभीर हो गया। वास्तव में ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि बाहर का सुरक्षा गार्ड इंसान था। अगर यह एक जाल था तो क्या होगा। रोहित ने आखिरकार भंडार कक्ष के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को 5वीं मंजिल से नीचे फेंकने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि गिरने से वे मरेंगे नहीं, लेकिन उन्हें वापस आने में कुछ समय लगेगा, तत्काल संकट से अस्थायी राहत। हालांकि भंडार कक्ष के अंदर के लोगों की बातें सुनकर उसका चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, अगर तुम बाहर नहीं आते तो कोई बात नहीं। मैंने पहले ही निगरानी फुटेज देखी थी। तुम लोगों में सिस्टर रितिका भी एक भूत है। मुझे नहीं पता कि सिस्टर रितिका ने काम करना शुरू कर दिया है या नहीं, लेकिन अगर उसने किया है तो तुम सब वहां मरने वाले हो, इसलिए कृपया जल्दी से फैसला करो। ये सुनकर भंडार कक्ष में हर कोई तुरंत ठंडे पसीने में भीग गया। क्या सिस्टर रितिका एक भूत है? लगभग सहज रूप से उन सभी ने अपने सिर वापस घुमाकर देखा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि सिस्टर रितिका, जो उनके ध्यान दिए बिना खड़ी हो गई थी, वह सिर रहित थी। आटिल्ड भंडार कक्ष के अंदर कई चीखें गूंजीं। बाहर रोहित खुद को अपने कानों को ढकने से नहीं रोक सका। यह आवाज़ काफ़ी तेज थी, सोप्रानो गाना न गाना शर्म की बात होगी। अगले ही पल भंडार कक्ष का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। लोगों का एक समूह अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल गया। कुछ रो रहे थे और सिसक रहे थे, कुछ ने तो खुद को गीला भी कर लिया था। जल्दी करो, भागो, मदद, मैं मरना नहीं चाहता। रोहित ने उन्हें फिर से याद दिलाया। चिल्लाना ठीक है, लेकिन अंधाधुंध मत भागो, बाहर और भी भूत हैं और तुम जितनी तेजी से भागोगे उतनी ही जल्दी मरोगे। बॉस तन्मय, मैनेजर मोहन, मास्टर हेनरी और उनके समूह ज़्यादा दूर नहीं गए थे इससे पहले कि वे जमीन पर लकवाग्रस्त हो गए। बिना जाने कब 5वीं मंजिल पर रास्ते लोगों से भर गए थे। हर दिशा में आगे, पीछे, बाएं और दाएं, हर जगह लोग थे। ये व्यक्ति भयानक रूप से पीले थे, उनकी आंखें बंद थीं, एक सड़ी हुई बदबू निकल रही थी। अकड़े हुए बेमेल कदमों के साथ वे करीब आते रहे, सभी संभावित भागने के रास्तों को रोक रहे थे। वे सभी लोग थे जो मॉल में लापता हो गए थे। आज वे सभी सामने आ गए थे। अध्याय 52, नीचे लेट जाना। उन्होंने सोचा था कि भंडार कक्ष अस्थायी रूप से सुरक्षित है। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक भूत उनके पीछे लगा हुआ था। अगर रोहित की चेतावनी नहीं होती तो वे अभी भी इससे अनजान होते और परिणाम स्पष्ट होते। इन लोगों में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाता, जिसमें वह नेक्रोमांसर रोनी भी शामिल था। एक नेक्रोमांसर के पास भयंकर भूतों की शक्ति होती है, लेकिन वे सर्वशक्तिमान नहीं होते और भूतिया शक्ति का लापरवाही से उपयोग केवल तेजी से मौत की ओर ले जाएगा। रोहित ने अब रोनी नाम के युवा को देखा। उसका रंग अच्छा नहीं था, अत्यधिक खून की कमी के कारण पीला और कमजोर। लेकिन जिस बात ने रोहित को ज्यादा चिंतित किया वह ये थी कि रोनी के शरीर के अंदर किस तरह का भूत छिपा हुआ था। क्या उसका शरीर अपनी सीमाओं तक पहुंच रहा था और भयंकर भूत के पुनर्जीवित होने में कितना समय लगेगा? क्या तुम इंसान हो? दूसरों के विपरीत रोनी घबराया नहीं, बल्कि वह भंडार कक्ष से बाहर भागने के तुरंत बाद रुक गया, एक बहुत ही गंभीर अभिव्यक्ति के साथ रोहित की ओर देख रहा था। वह निश्चित नहीं था कि उसके सामने का सुरक्षा गार्ड इंसान था या भूत। रोहित ने कहा, मुझे इंसान ही समझना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम रोनी है। क्या तुम एक नेक्रोमांसर हो? रोनी की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या तुम भी हो? मैं, एक तरह से। रोहित ने एक पल के लिए सोचा, पहले धोखा देना बेहतर था। वह दूसरों को यह नहीं बता सकता था कि वह सिर्फ एक छात्र था। वह बहुत अनाड़ी होगा, और वैसे भी क्या वह ऑपरेटर पूनम उसे संगठन में भर्ती करने की कोशिश नहीं कर रही थी? रोनी ने रोहित को फिर से नापा। उसे एक सुरक्षाकर्मी की वर्दी में देखकर वह उस भूमिका के लिए फिट लग रहा था, और उसकी छाती पर लगे मानक जारी उपग्रह लोकेटर को देखकर उसने उस पर विश्वास किया। मेरा नाम रोहित है, और बस तुम्हें बता दूं, रोगू मर चुका है। कुछ दिनों पहले कॉलेज की घटना में उसकी बलि दे दी गई थी। रोहित ने शांति से कहा। रोनी ने जवाब दिया, मुझे समझ आ गया, अभी तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। तुमने इतने सारे भयंकर भूतों के हमले को कैसे रोका? एक नेक्रोमांसर के लिए भी इन परिस्थितियों में ये काफ़ी निष्क्रिय स्थिति है। मैंने शुरू में सोचा था कि मॉल में लापता होने का कारण केवल सी खतरे के स्तर का एक भूत था। अब ऐसा लगता है कि मैंने स्थिति को गंभीरता से कम आंका है। उसके चेहरे पर पछतावा का भाव दिखाई दिया, अपने खुद के कार्यों से परेशान होकर। तुम इतने सारे भयंकर भूतों के हमले के तहत इतने लंबे समय तक जीवित रहने के लिए किस पर भरोसा कर रहे हो? रोहित ने अपनी क्षमता का खुलासा नहीं किया, बल्कि इसके बजाय उसने उससे पूछा।
रोनी ने भी इसे नहीं छिपाया, उसने अपना सिर नीचे किया, अपने खून से सने हाथों को देखते हुए। घोस्ट ब्लड रोनी कहते हैं, मेरे हाथ भूत के खून से सने हुए हैं, जो अन्य भूतों की क्षमताओं को प्रतिबंधित कर सकते हैं। मैंने एक बार दूसरों के साथ मिलकर एक भूत को सफलतापूर्वक पकड़ा था, लेकिन मैं अपने भूत के खून को बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं रख सकता, नहीं तो खून के भीतर से आत्माएं निकल आएंगी। रुको, तुमने कहा कि तुमने किसी के साथ मिलकर एक भूत को सफलतापूर्वक पकड़ा था। रोहित की आंखें तेज हो गईं, आश्चर्य का भाव दिखाते हुए। तुमने किस विधि का उपयोग किया? क्या भूतों को भी पकड़ा जा सकता था? एक बहुत ही सरल और कच्ची विधि। मैंने भूत के खून का उपयोग करके भूत की हरकतों को प्रतिबंधित किया, और जब तक इसे कम समय के भीतर शुद्ध सोने से बने एक बॉक्स में बंद करके अच्छी तरह से सील किया जाता है, भूत भाग नहीं पाएगा। रोनी ने जारी रखा, ये दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि है। क्या तुम एक नेक्रोमांसर के रूप में इसे नहीं जानते? मैं एक इंटर्न हूँ, अभी तक एक आधिकारिक कर्मचारी नहीं, रोहित ने कहा। उसे एक पेपर याद आया जो उसने पहले एक वेबसाइट पर पढ़ा था। इसे एक प्रोफेसर बिनेट ने लिखा था। पेपर का सार ये था कि भूतों की शक्ति किसी भी सामग्री को प्रभावित कर सकती है, लेकिन सोने को नहीं। प्रोफेसर भूतों को रोकने के लिए एक विधि का वैज्ञानिक और कठोर विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे थे। अगर पेपर उपयोगी था, तो इसका मतलब है कि सोने से बने बक्से या कंटेनर वास्तव में भूतों को फंसा और पकड़ सकते हैं। लेकिन बस इतना ही, अभी भी उन्हें मार या खत्म करने में असमर्थ। मदद, मुझे बचाओ। हालांकि इस समय मदद के लिए एक भयभीत चीख ने दोनों के बीच बातचीत को बाधित कर दिया। अब रोहित ने देखा कि सिर बदले हुए भूतों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था, हर मार्ग को रोक दिया था। जब तक वे सीधे 5वीं मंजिल से कूदते नहीं, तब तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन 5वीं मंजिल से कूदना आत्महत्या था। बॉस्टन में मैनेजर मोहन, मास्टर हेनरी और अन्य लोगों का एक समूह चिल्लाते हुए वापस आ रहा था, भागने में असमर्थ। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें इतने सारे भूतों के हमलों का बिना डर के सामना करने देता है? रोनी भी घबराने लगा था। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो तुम एक नेक्रोमांसर होने पर भी यहीं मर जाओगे। भयंकर भूत की शक्ति का बहुत ज्यादा उपयोग तुम्हें मार देगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए। बेशक मुझे पता है, रोहित ने शांति से कहा, तुमने पहले ही भयंकर भूत की बहुत सारी शक्ति का उपयोग कर लिया होगा, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथ पर घोस्ट ब्लड भी कुछ हद तक नियंत्रण से बाहर है। तुम्हारी सीमा पास ही होगी। क्या तुमने पहले ही अपना ताबूत खरीद लिया है? मुझे पूरी तरह से पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन कभी कभी जीवित रहने के लिए कोई और विकल्प नहीं होता। रोनी ने अपने दांत पीसे। कभी कभी निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन भूत का सामना करते समय तुम्हारा पहला विचार अपनी खुद की भूतिया शक्ति पर भरोसा करना है। इससे केवल तेजी से मौत होगी। मैं अलग हूँ, मैं अपने दिमाग पर भरोसा करता हूँ। केवल जब दिमाग काम नहीं करता है, तभी मैं भूतों की शक्ति का सहारा लेता हूँ। लेकिन अब गपशप करने का समय नहीं है। मैं इस बॉस को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। रोहित ने अपने सिर की ओर इशारा किया और एक हल्की मुस्कान बिखेरी। अपनी बातें खत्म करने के बाद वह पास में भूतों के एक समूह की ओर चला गया। रोनी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, यहाँ तक कि वह भी एक ही बार में इतने सारे भूतों का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। इस युवा भूत भगाने वाले में इतना साहस कैसे हो सकता है? और दूसरों को भूतों से घिरा देखकर उसने पहले ही इन लोगों को न बचाने का फैसला कर लिया था, केवल इस जगह से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था। पैसा अपनी जान खोने लायक नहीं है। अचानक रोनी ने रोहित को चलते हुए और अपने पैर से उन्हें ठोकर मारते हुए देखा। कई अजीब चीखों के साथ 3 या 4 लोग उसके द्वारा ठोकर खाकर गिर गए। क्या तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो या उन्हें नुकसान पहुंचाने की? रोनी दंग रह गया। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बस चुपचाप जमीन पर लेट जाओ और हिलना मत। इस तरह भूत तुम पर हमला नहीं करेंगे और तुम जीवित रह पाओगे और बाहर निकल पाओगे। अगर तुम इधर उधर भागते हो तो तुम केवल तेजी से मरोगे। रोहित बॉस तन्मे का कॉलर पकड़े हुए उसे धीमी आवाज में चिल्लाया। बॉस तन्मे पहले से ही इतना डर गया था कि वह हक्का बक्का रह गया था। भूतों का समूह पहले ही पास आ चुका था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ठीक उसी समय उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, रोहित की बातों पर विश्वास करने का फैसला किया और जमीन पर लेट गया, बिना हिले डुले। जमीन पर लेटने का मतलब था कि किसी की पीठ हमेशा जमीन की ओर रहेगी, जो किसी भी भूत द्वारा किसी भी दिशा से हमले से पूरी तरह से बच सकती थी। कोई और जो मरना नहीं चाहता वही करो। लेट जाओ, हिलो मत, रोहित ने फिर से कहा। कुछ ने सुना और लेट गए, लेकिन कई अन्य लोगों ने रोहित की बातों को बकवास समझा। उनके लिए लेटना मौके पर मौत का इंतजार करने के बराबर था, इसलिए वे डर में भागते रहे, भागने की कोशिश करते रहे। अरे वह 5वीं मंजिल है, मत कूदो, तुम मर जाओगे, रोहित ने किसी को बुलाया। मास्टर हेनरी के बगल में एक सहकर्मी इतना डर गया था कि वह बेकाबू होकर रोया और चिल्लाया और वास्तव में रेलिंग पर चढ़कर 5वीं मंजिल से नीचे कूद गया। बहादुर आत्मा, रोहित ने मन ही मन आह भरी।
अगर वह नहीं कूदा होता तो वह शायद बच जाता, लेकिन उस छलांग ने निश्चित रूप से उसके भाग्य को सील कर दिया। कूदने वाला व्यक्ति बर्बाद हो गया था और जो भाग रहे थे वे भी बहुत बेहतर नहीं थे। जल्द ही कुछ लोग जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने पाया कि हर रास्ता बंद हो गया था। चारों ओर से आने वाले भूत करीब और करीब आ रहे थे, जब तक कि अंत में वे घिर गए। आटिल्ड भूतों के समूह के बीच चीखें गूंजीं। तेजी से 6 या 7 सड़ी हुई भुजाएं बाहर निकलीं। चीखें अचानक रुक गईं। कई जीवित सिर जबरन हटा दिए गए। एक भूत जनरल ने अपना सिर कई लोगों की गर्दन पर रखा, फिर उनके सिर अपनी गर्दन पर रखे। नए भूत पैदा हुए। हालांकि ये सब हो जाने के बाद चारों ओर सब कुछ फिर से शांत हो गया। सभी भूत हिलना बंद कर दिया। जमीन पर लेटे हुए बाकी लोगों पर वास्तव में हमला नहीं किया गया और वे सभी बच गए। ये कैसे संभव है? रोनी चौंक गया। वह भी लेट गया था, लेकिन अब रोहित को ऐसे देख रहा था जैसे कोई भूत देख रहा हो। रोहित हालांकि नहीं लेटा था, वह बस वहां खड़ा था, रेलिंग के सहारे, किसी भी भूत की ओर अपनी पीठ नहीं कर रहा था। कैसा लगा? धोखा नहीं दिया ना? रोहित बोला, बधाई हो, तुम बच गए। अब अगर तुम्हें बुरा न लगे तो चलो सेवा शुल्क तय करते हैं। मुझे पहले ही बता देना चाहिए, मेरा शुल्क काफी महंगा है। वह इन घृणित अमीर लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा? जाहिर है पैसे के लिए। क्या तुम सच में सोचते हो कि रोहित उनसे प्यार करता था? अध्याय 53 शर्मनाक पलायन। धुंधला मॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था। लिफ्टों की आवाजें थम गई थीं और पहले जो चारों दिशाओं से कदमों की आहट आ रही थी वह भी रुक गई थी। यहां तक कि मदद के लिए चीखें भी बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं। लेकिन शांत मॉल सुनसान नहीं था। एक सड़ी हुई बदबू हर जगह फैल गई थी और मॉल की 5वीं मंजिल पर एक के बाद एक भयानक रूप से पीले व्यक्ति खड़े थे। उनके शरीर सड़ना शुरू हो गए थे, जैसे कि वे किसी को भी गुजरने से रोक रहे हों। ये लोग काफी समय से मरे हुए होंगे, फिर भी कुछ ही क्षण पहले यही मरे हुए लोग मॉल के हर कोने से निकले थे। उन्हें लोग कहना शायद ही सटीक होगा, एक अधिक उपयुक्त विवरण भूतों का झुंड होगा। बॉस तन्मय का पूरा शरीर तनाव में था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं, उसके सामने ऐसे भयानक दृश्य को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह मन ही मन अमिताभ का जाप कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि भगवान उसे आशीर्वाद देंगे ताकि भूत उसे नुकसान न पहुंचाएं और वह इस जगह से निकलने के बाद अधिक धूप जलाएगा और अधिक देवताओं की पूजा करेगा। कुछ देर बाद बॉस तन्मय ने देखा कि उसके चारों ओर कोई हलचल नहीं है और वह अभी भी जिंदा था, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके जीवित रहने का कारण बेशक उसकी बंद आंखों से प्रार्थना करने के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि रोहित ने उसे बचाया था। बॉस तन्मय, मरे होने का नाटक करना बंद करो, जल्दी से अपनी आंखें खोलो, रोहित ने कहा। मैंने अभी जो कहा उसे हवा में बहने वाले कान की तरह नजरअंदाज मत करो। तुम केवल अस्थायी रूप से सुरक्षित हो। तुम इस जगह से निकल सकते हो या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित है। अगर तुम मेरी सेवा शुल्क चुकाने को तैयार हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम में से हर कोई यहां से जिंदा निकल जाएगा। तभी बॉस तन्मय ने सावधानी से अपनी आंखें खोलीं। उसने चारों ओर देखा और जब उसने पास में खड़े सड़े हुए शवों को देखा तो उसके दिल में डर समा गया। इधर बॉस तन्मय, तुम क्या देख रहे हो? रोहित ने एक तरफ खड़े होकर कहा। रोहित एक जीवित व्यक्ति को देखकर बॉस तन्मय ने राहत की सांस ली। क्या तुम सच में गारंटी दे सकते हो कि मैं यहां से जिंदा निकल जाऊंगा? क्या तुम मेरे पेशेवर कौशल पर संदेह कर रहे हो, बॉस तन्मय? यह मत भूलो कि अभी तुम्हें किसने बचाया। ठीक है, उठो मत, बस जमीन पर पड़े रहो। तुम अभी के लिए सुरक्षित हो, रोहित ने उसे बताया। रोनी ने भी कहा, उसकी कम उम्र से मूर्ख मत बनो। वह एशिया डिवीजन में नियुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय भूत शिकारी है, एक आधिकारिक राष्ट्रीय कर्मचारी। उसकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ कोई और तुम्हारी जान की गारंटी नहीं दे सकता। तुमने पहले क्या हुआ देखा, वर्तमान स्थिति मेरी क्षमताओं से परे है। तो मैं सुझाव देता हूं कि रोहित को तुम्हें बाहर निकलने के रास्ते पर सुरक्षित करने दो। बेशक अगर तुम अपने पैसे को लेकर कंजूस हो तो भूल जाओ कि मैंने कुछ कहा। रोनी अच्छा आदमी बनकर व्यापार का अवसर आसानी से रोहित को सौंप दिया। आखिरकार उसके पास इसे कमाने की क्षमता नहीं थी। कैसा रहेगा सोच लो, मैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में मैं जा रहा हूं, रोहित ने अपने फोन पर समय देखकर कहा। वह अंधेरा होने तक इंतजार नहीं करेगा। रात में ये जगह अंधेरे से भरी होगी, जैसे कि घोस्ट डोमेन में प्रवेश करना, जिससे ये दोगुना खतरनाक हो जाएगा। बॉस तन्मय ने सावधानी से पूछा, तो भाई तुम अपनी सेवा शुल्क के लिए कितना चाहते हो? क्या 5 मिलियन काफी हैं? आखिरकार चाहे रोनी या इस युवा को भुगतान करना हो, एक संबंध बनाना और एक दोस्त बनाना बेहतर होगा, खासकर जब दूसरा एक दर्जा वाला अंतर्राष्ट्रीय भूत शिकारी हो। हालांकि 5 मिलियन दुखद थे, यह उसकी खुद की जान की तुलना में कुछ भी नहीं था। ठीक है, 5 मिलियन ही सही, रोहित की आंखें चमक उठीं।
वास्तव में पहले बॉस तन्मय को डराकर वह कीमत बढ़ा सकता था। अगर वह पहले सीधे बॉस तन्मय से इस मामले के बारे में बात करता तो न केवल उस पर अविश्वास किया जाता बल्कि कीमत भी नहीं बढ़ती। हालांकि मैं पहले भुगतान फिर सेवा पर जोर देता हूं। यह मेरे व्यापार करने का तरीका है। अगर तुम इससे सहमत हो तो हम अभी भुगतान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, रोहित ने कहा। नहीं, कोई समस्या नहीं, बॉस तन्मय तुरंत सहमत हो गया। उसके लिए एक मॉल मालिक जो इतनी बड़ी स्थापना खोलने में सक्षम था, 5 मिलियन वास्तव में एक ऐसी राशि थी जिसे वह एक बार में निकाल सकता था। तुम मूर्ख मत बनो मैनेजर मोहन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। बॉस तन्मय अपनी सुरक्षा खरीदने और जाने के लिए 5 मिलियन की पेशकश कर रहा है। तुम्हारी कीमत क्या है? यह मत मान लेना कि मैं तुम्हें मुफ्त में बाहर निकालूंगा। अगर तुम पैसे नहीं निकाल सकते तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, रोहित ने जारी रखा। मैनेजर मोहन का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि उसने रोहित को एक दलील के साथ देखा। मैं 5 मिलियन नहीं निकाल सकता। मेरे पास केवल 5 लाख हैं। एकमात्र मैनेजर को इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? मैं तुम्हारी आंखों में छल देख सकता हूँ, लेकिन मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ। तुमने पहले मेरा अपमान किया, लेकिन मैं तुमसे क्यों बदला लूंगा, है ना? तो कृपया अपनी ऑनलाइन बैंकिंग खोलो। अगर तुम्हारे पास 5 लाख से कम है तो मैं उस राशि को स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज़्यादा हैं तो माफ़ करना, मैं या तो अपनी सेवा शुल्क के लिए ये सब उपयोग करूंगा या तुम यहाँ लेटकर बचाव का इंतजार कर सकते हो। मैं व्यापार में ईमानदार हूँ और तुम्हारे लिए चीज़ें मुश्किल नहीं करूंगा, न ही मैं छोटे छोटे बदले लूंगा। तुम निश्चिंत हो सकते हो मैनेजर, रोहित ने आश्वासन दिया। रोहित ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, आह। मैनेजर मोहन हक्का बक्का रह गया। समय बर्बाद मत करो। अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं बस बॉस तन्मय को ले जाऊंगा और चला जाऊंगा, रोहित ने कहा। ले लो, क्या तुम्हें देना काफ़ी नहीं है? मैनेजर मोहन लगभग रो रहा था जब उसने अपना फ़ोन रोहित को दिया। रोहित ने अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप खोली और जमा की जांच की और अपनी जीभ पर क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पाया। मैनेजर मोहन, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, 1.8 मिलियन से अधिक। क्या तुम सभी अमीर लोगों के बैंक खाते इतने भरे होते हैं? गरीब मैं समझ नहीं सकता, लेकिन अब यह मेरा है। मुझे एक एहसान करो और इसे ट्रांसफ़र कर दो, करोगे? फिर उसने फ़ोन मैनेजर मोहन को वापस कर दिया। वह एक मुनाफाखोर है, मौके पर ही कीमत बढ़ा रहा है। ये जबरन वसूली के अलावा कुछ नहीं है। मैनेजर मोहन ने अफसोस के साथ सोचा। सुरक्षा गार्ड को कोसना चाहता था लेकिन एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उसके पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसने इतने लंबे समय तक मॉल से चुपचाप जो पैसा निकाला था वह अब इस छोटे सुरक्षा गार्ड की जेब में चला गया। पैसा चला गया, लेकिन और कमाया जा सकता है। अगर जिंदगी चली गई तो सब कुछ चला गया। अंत में उसने पैसे का भुगतान किया। भुगतान एकत्र करने के बाद रोहित ने फिर अपनी नज़र मास्टर हेनरी की ओर घुमाई। आभार के संकेत के साथ वह कांपते हुए मास्टर हेनरी के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, मास्टर, मैं आज तुम्हारा सच में ऋणी हूँ। समारोह को बंद करने का तुम्हारा विचार वास्तव में शानदार था। न केवल इसने तुम्हारे अपने शिष्यों को सफलतापूर्वक मार डाला, बल्कि मॉल के काफ़ी कर्मचारियों को भी। यहाँ तक कि तुम भी लगभग मौत से बच गए। खुद को इस हद तक ले जाना वास्तव में दुर्लभ है। पहले उस दरवाजे को बंद करने में तुम्हारे शानदार प्रदर्शन को देखते हुए मैंने तुम्हारा विशेष ध्यान रखने का फैसला किया है। रोहित ने मास्टर हेनरी को एक अंगूठा दिखाया। अगर उसने दरवाजा बंद करने का काम नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। हर कोई जा सकता था और इतने सारे लोगों को मरने की जरूरत नहीं थी। मैं मास्टर हेनरी के चेहरे पर एक अजीब भाव था। ये निश्चित नहीं था कि वह ज़्यादा डरा हुआ था या गुस्सा था। अंत में लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उसने असंतोष से कहा, मेरे पास केवल 3 मिलियन से थोड़ा अधिक है। मेरे पास बस इतना ही है। बाकी घर पर तिजोरी में है। मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो कृपया। पहले जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है मास्टर, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ जो पैसे देखकर लालची हो जाता है? बॉस तन्मय ने पहले ही 5 मिलियन की पेशकश की है। एक फैंग शुई मास्टर के रूप में तुम बिना पूंजी के व्यापार करते हो और तुम्हारे पास काफ़ी भाग्य होगा। चलो इसे एक शुभ अंक 8 मिलियन बनाते हैं और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। अगर तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कीमती सामान को गिरवी रखना भी उतना ही अच्छा काम करता है, रोहित ने कहा। मास्टर हेनरी कांपते हुए अंततः रोहित को 3 मिलियन से अधिक हस्तांतरित कर दिए और एक घड़ी, एक जैद लटकन, एक लग्जरी कार की चाबी और कुछ अन्य अजीब वस्तुओं के साथ उसने मुश्किल से मांगी गई राशि को इकट्ठा किया। अब 10 मिलियन से अधिक। मुझे लगता है कि मैं भी उन घृणित अमीर लोगों में से एक हूँ, रोहित ने अपने फ़ोन संदेश पर शेष राशि की अधिसूचना को देखते हुए टिप्पणी की, थोड़ा हैरान होकर।
अगर वह एक स्पिरिट मैनिपुलेटर नहीं बना होता तो वह पढ़ाई और काम के माध्यम से अपने पूरे जीवन में दशकों से भी अधिक समय में इतनी राशि कभी नहीं कमा पाता। फिर भी एक स्पिरिट मैनिपुलेटर बनने से उसे एक ही दिन में इतना कमा लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि विदेश में स्पिरिट मैनिपुलेटर भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करते हैं, पुरस्कार लेते हैं, क्योंकि ऐसी उच्च जोखिम उच्च पुरस्कार विधि वास्तव में बहुत आकर्षक है। युवा, तुम हमें यहाँ से कब बाहर निकालने जा रहे हो? बॉस तन्मय ने थोड़ी जल्दी में पूछा। रोहित ने अपना फोन रखा और कहा, अभी। वह उस भंडार कक्ष में गया और सिस्टर रितिका की लाश से मुख्य द्वार की चाबी निकाली। मेरे पीछे आओ, लेकिन याद रखो कि मैंने पहले क्या कहा था, खड़े मत हो। अपनी पीठ के बल लेटे रहो। हम अपनी पीठ के बल लेटे हुए कैसे चल सकते हैं? मैनेजर मोहन ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी कैटरपिलर देखा है? ये बहुत कुछ वैसा ही है, बैकस्ट्रोक तैराकी के समान आसान। क्या तुम चाहते हो कि हम ढेर सारे बड़े आदमी छोटे बच्चों की तरह खुद को पैरों से धकेलकर आगे बढ़ें? तुम साफ साफ हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तुम बिना किसी समस्या के सीधे क्यों चल सकते हो? मैनेजर मोहन ने गुस्से से कहा। रोहित ने जवाब दिया, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिट मैनिपुलेटर हूं जिसमें भयंकर आत्माओं से निपटने की क्षमता है। क्या तुम्हारे पास वह है? अगर तुम्हें यह हरकत शर्मनाक लगती है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम खड़े होकर मरते हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल के सन्नाटे के बाद मैनेजर मोहन ने खुद को अपने पैरों से तेजी से जमीन पर धकेलना शुरू कर दिया, एक कैटरपिलर की तरह जमीन पर खिसकते हुए। क्या ऐसे? बिल्कुल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तेजी से और स्थिर रूप से खिसक रहे हो। बहुत बढ़िया, रोहित ने सिर हिलाया। अध्याय 54, मॉल से बाहर खिसकना। इस समय शॉपिंग मॉल में एक अजीब दृश्य सामने आया। सफल वयस्कों का एक समूह फर्श पर लेटा हुआ था, अपने पैरों से जमीन को धकेल रहा था, कैटरपिलर की तरह पीछे की ओर खिसक रहा था। उनके चेहरों पर कभी कभी असामान्य खुशी के भाव थे। ये सच में काम करता है, वे भूत हमें देखते ही नहीं लगते, वे सब वहीं बिना हिले डुले खड़े हैं, बॉस तन्मय ने उत्साह से कहा। वे 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल तक खिसक गए थे। उन्होंने सबसे खतरनाक क्षेत्र को पार कर लिया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे जल्द ही इस जगह को छोड़ने में सक्षम होंगे। मैनेजर मोहन, तुम इतनी तेजी से कैसे खिसक रहे हो? तुम पहले ही 3री मंजिल तक पहुंच गए हो, बॉस तन्मय ने एक नज़र के बाद कहा। मैनेजर मोहन पीछे की ओर खिसकता रहा। मुझे पहले इसकी आदत नहीं थी, लेकिन अब जब मुझे हो गई है तो मुझे लगता है कि मैं और भी तेजी से खिसक सकता हूं। शायद तुम्हारी हरकतें मानक के अनुसार नहीं हैं, बॉस। देखो मैं इसे कैसे करता हूं, क्या ये सहज और बिना प्रयास के नहीं है? मेरा इंतजार करो, मुझे पीछे मत छोड़ो, मास्टर हेनरी ने चिंतित होकर कहा। उसका थोड़ा अधिक वजन वाला शरीर धीरे धीरे चल रहा था और वह पीछे रह गया। रोहित उनके पीछे पीछे चल रहा था, उन सभी को 5वीं मंजिल से नीचे खिसकते हुए कैटरपिलर की नकल करते हुए देख रहा था और खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। इस समय किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसकी हंसी अनुचित थी। रोहित की विधि के बिना वे इतनी आसानी से कभी नहीं बच पाते। भले ही भागने का ये तरीका वयस्कों के लिए कुछ शर्मनाक था। अरे आलिया, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? रोहित ने वॉकी टॉकी में कहा। मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं पुरानी निगरानी फुटेज को खोजने वाली हूँ और जल्द ही मैं उस भूत की असली स्थिति का पता लगाने में सक्षम हो जाऊंगी। भूत पहली बार 5वीं मंजिल पर दिखाई दिया और पहला शिकार वहीं घायल हुआ था, आलिया ने घबराकर कहा। क्या तुम सब मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ रहे हो? है ना, मैं इन बेवकूफ़ साथियों को पहले बाहर निकाल रहा हूँ, फिर तुम्हारे लिए वापस आ रहा हूँ। चिंता मत करो, जब तक तुम इधर उधर नहीं भागोगी कुछ नहीं होगा। संचार खुला रखो और अगर कोई खतरा हो तो मुझे तुरंत बुलाओ, रोहित ने कहा। ठीक है, आलिया ने जवाब दिया। डर था कि रोहित उसे पीछे छोड़ देगा। उसके शब्दों को सुनकर उसने राहत की सांस ली। अब शाम हो गई थी। मॉल के प्रवेश द्वार पर कई आधिकारिक वाहन खड़े थे और अलगाव बेल्ट लगाए गए थे जो एक पुलिस घेरा बना रहे थे। पूरा क्षेत्र सील कर दिया गया था। मॉल की स्थिति क्या है? मामले के प्रभारी व्यक्ति अभिजीत थाने के कप्तान थे। वह थके हुए लग रहे थे और उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह बंद मॉल को घूर रहे थे। एक अधिकारी ने कहा, कप्तान अभिजीत, हमें पहले एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें कहा गया था कि यहाँ एक हत्यारा है जिसका मॉल में पिछली गुमशुदगी के मामले से संबंध हो सकता है। लेकिन पड़ोसी दुकान मालिकों के अनुसार लगभग 1 घंटे पहले मॉल के मालिक बॉस तन्मय ने एक फेंग शुई मास्टर को जगह की जांच करने और एक अनुष्ठान करने के लिए आमंत्रित किया, जानबूझकर पूरे मॉल को बंद कर दिया। अंदर की वर्तमान स्थिति अभी भी अज्ञात है। अभिजीत ने कहा, अगर यह सच में एक हत्यारे का काम है तो अच्छा है। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए ताला और दरवाजा तोड़ने की तैयारी करो। हाँ कप्तान। तुरंत बाहर के कर्मियों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अपने औजारों से मॉल के मुख्य द्वार के ताले को जबरन खोल दिया। जल्द ही मॉल का ताला टूट गया। दरवाजे जल्दी से खुल गए।
जैसे ही दरवाजा खुला, सड़ने की एक बदबू उन पर हमला कर दिया, जिससे करीब वाले मौके पर ही उल्टी करने लगे। कप्तान अभिजीत की अभिव्यक्ति सूक्ष्म रूप से बदल गई। इतने सालों में विभिन्न मामलों से निपटते हुए और कई शवों को देखते हुए उन्होंने तुरंत गंध को पहचान लिया। ये था एक शव की बदबू। हर कोई सावधान रहे, अभी अंदर मत जाओ, उन्होंने कहा। कप्तान अभिजीत को एक स्पष्ट भावना थी कि मॉल में गुमशुदगी का मामला इतना सरल नहीं था। बस यही था कि पिछली जांच के दौरान सबूतों की कमी के कारण मॉल को केवल अस्थायी रूप से सील किया जा सकता था। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई। बाहर के लोग एक पल के लिए दंग रह गए। मॉल के धुंधले अंदरूनी हिस्से से उन्होंने एक सूट में एक आदमी को जमीन पर लेटा हुआ देखा। उसके चेहरे पर एक उत्साहित खुशी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह एक कैटरपिलर की तरह तेजी से दरवाजे की ओर खिसक रहा था। यह क्या ऑपरेशन था? नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति इस तरह जमीन पर नहीं खिसक रहा था। उसके पीछे मॉल के मालिक बॉस्टन में फेंग शुई मास्टर हेनरी और कई जीवित मॉल कर्मचारी थे, जो एक मानव श्रृंखला की तरह जुड़ रहे थे, एक के बाद एक लाइन बना रहे थे जो मॉल की ऊपरी मंजिलों से खिसक रही थी। उनमें से हर कोई जोरदार लात मार रहा था। उनकी हरकतें इतनी प्रशिक्षित और व्यवस्थित थीं जैसे कि उन्हें समय दिया गया हो। अभी पास मत जाओ, उन्हें मॉल से सुरक्षित बाहर निकलने दो, फिर उन्हें बचाओ, बाकी सब अचानक होने वाली स्थितियों से सावधान रहें, अभिजीत ने निर्देश दिया। जब मैनेजर मोहन ने मॉल के दरवाजे खुले देखे और बाहर पहले से ही केस अधिकारियों से भरा हुआ था, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक उद्धारकर्ता को देखा हो। उसका उत्साह लगभग उसे आंसू ला रहा था, और वह और भी तेजी से खिसका, एक सामान्य व्यक्ति के चलने से भी तेज। आखिरकार वह उस भयानक मॉल से जिंदा बाहर आ गया था। यह अद्भुत है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं बच गया। मैनेजर मोहन ने अपने जीवन में उत्साह और खुशी की एक अभूतपूर्व लहर महसूस की। लियू, क्या हो रहा है? किसी ने पूछा, इस दृश्य से हक्का बक्का होकर। अभिजीत ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, पक्का नहीं, चलो पहले स्थिति के बारे में पूछते हैं। नहीं, मुझे मत खींचो, मैं अभी भी खिसक सकता हूँ, मैं उठने से पहले थोड़ा और खिसकना चाहता हूँ। मैनेजर मोहन ने खड़े होने से इनकार कर दिया और पुलिस लाइन से आगे खिसकने पर जोर दिया, इससे पहले कि वह उठने की हिम्मत करता। इन लोगों को सफलतापूर्वक बचते देखकर रोहित का मिशन पूरा हो गया था। उसने पैसे आसानी से कमा लिए थे। रोहित, अब जब मॉल की स्थिति सुलझ गई है, तो तुम्हारी क्षमताओं के साथ अगर हम मिलकर काम करें तो हमें उस भूत को पकड़ने की एक उच्च सफलता दर निश्चित रूप से मिलेगी। क्या तुम टीम बनाना चाहते हो? रोहित के बाहर चलने के बाद रोनी, जो अभी अभी मॉल से बाहर निकला था, तुरंत खड़ा हो गया और प्रस्ताव दिया। भूतों को पकड़ने के लिए टीम बनाना? रोहित ने कहा, क्या अच्छी तरह से जीना काफी नहीं है? भूतों के पीछे क्यों भागना? मेरा यहाँ मुख्य उद्देश्य एक भूत को पकड़ना है। मैंने अनुमान लगाया कि मॉल का भूत ज्यादा से ज्यादा आतंक स्तर का था, बहुत ज्यादा नहीं। अगर हम इसे सफलतापूर्वक पकड़ सकते, रोनी ने कहा, लेकिन मेरी क्षमताएं अकेले सीमित हैं, तुम्हारे शामिल होने से हमारे पास एक महत्वपूर्ण मौका होगा, रोनी ने जोड़ा। मेरे लिए क्या है? रोहित ने पूछा। रोनी ने फुसफुसाया, अंडरग्राउंड मार्केट, एक पकड़े गए भूत की कीमत कम से कम 100 मिलियन है। बड़ी कंपनियां, वित्तीय कंसोर्टिया और यहां तक कि राष्ट्रीय विभाग भी उन्हें गुप्त रूप से खरीदते हैं। अगर स्तर उच्च है तो कीमत बढ़ जाती है। हम भूत संचालकों की जिंदगी लंबी नहीं होती, तुम ये जानते हो। अगर हम इस व्यवसाय में सफल होते हैं तो मौत में भी हमारे परिवारों के लिए पर्याप्त पैसा बचेगा। रोहित ने सिर हिलाया, पैसा अंतहीन है, मुझे उस 100 मिलियन के लिए भूतों को पकड़ने का जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आज अपने परिवार के लिए पहले ही काफी कमा लिया है। और अगर हम सच में भूत के लिए जाते हैं तो हमें अनिवार्य रूप से दुष्ट भूत की शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है? मुझे ये भी लगता है कि तुमने आज दुष्ट भूत की शक्ति का काफी उपयोग किया है एक बार, और मुझे डर है कि तुम्हारा भूत आज़ाद हो सकता है, उसने रोनी को चेतावनी दी। मैं अपनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इस काम को संभालना कोई समस्या नहीं है। और क्या तुम एक भूत संचालक के जीवित रहने का तरीका नहीं जानना चाहते? क्या तुम कुछ न करने और मौत का इंतजार करने से संतुष्ट हो? रोनी ने जोर दिया। जीवित रहने का तरीका? उन शब्दों ने रोहित के दिल में एक तार छेड़ दिया। एक भूत को पकड़ना न केवल पैसे में तब्दील होता है, बल्कि इसे मूल्यवान जानकारी के लिए भी बदला जा सकता है। वास्तव में भूत संचालकों के जीवित रहने के तरीके पर शोध किया गया है और अमन शहर में किसी ने सफलता हासिल की है। वे बिना किसी समस्या के आधे साल से अधिक समय तक जीवित रहे हैं, और उन्होंने एक से अधिक बार दुष्ट भूत की शक्ति का भी उपयोग किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक दुष्ट भूत के पुनर्जन्म को नियंत्रित करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। रोनी हिचकिचाया, फिर इस जानकारी को साझा किया। ये खुलासा किए बिना वह शायद रोहित को नहीं मना पाता। सच में, रोहित का दिल थोड़ा हिल गया, वह वास्तव में उत्सुक था। उसे उस मानव त्वचा के टुकड़े पर लिखे शब्द याद आए, दुष्ट भूतों को नियंत्रित करने का तरीका 3 महीनों में प्रकट किया जाएगा। लेकिन उसकी परिस्थितियों में अगले 3 महीने तक जीवित रहने की उसकी संभावनाएं कम थीं।
इसलिए उसे समय से पहले दुष्ट भूतों को नियंत्रित करने की विधि में महारत हासिल करनी चाहिए। वह 3 महीने बाद घोषणा का इंतजार नहीं कर सकता था, वह 1 महीने का भी इंतजार नहीं कर सकता था। रोहित ने भविष्य की अनिश्चितताओं पर अपनी जान दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा? उस मानव त्वचा के टुकड़े पर लिखे शब्द भी भरोसेमंद नहीं थे। इसके बारे में ध्यान से सोचो, जल्दी से फैसला लो, जबकि भूत अभी भी बिना किसी बदलाव के मॉल में है। एक बार जब भूत इस मॉल को छोड़ देता है तो एक और ऐसा ढूंढना जिसके पैटर्न को हम समझते हैं और जो बहुत भयानक नहीं है, मुश्किल होगा, रोनी ने कहा। मुझे सोचने के लिए 1 मिनट दो, रोहित ने जवाब दिया। वह सहमत नहीं हुआ या सीधे इनकार नहीं किया, उसे अपने विकल्पों का वजन करना था। हालांकि जैसे ही वह विचार विमर्श कर रहा था, मैनेजर मोहन कुछ केस अधिकारियों के साथ आया। ये सुरक्षा गार्ड है, उसने मॉल के अंदर मुझसे जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग की। मेरे पास मेरे फ़ोन पर स्थानांतरण रिकॉर्ड हैं, ये सब सबूत है। मैनेजर मोहन ने गुस्से में रोहित की ओर इशारा किया और पहले के स्थानांतरण को जबरन वसूली के रूप में रिपोर्ट किया। रोहित पर जबरन वसूली का आरोप लगाया। युवा, एक मामला है जिसमें हमें तुम्हारी जांच में सहयोग की आवश्यकता है, एक अधिकारी ने एक आधिकारिक तरीके से कहा। रोहित ने मैनेजर मोहन की ओर मुड़कर देखा। तुम एकमात्र कैटरपिलर परेशानी पैदा करना चाहते हो।